हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रैंक फैक्ट्री। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। पहले हम लोगों ने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है इसकी। अब 4th वीडियो है इसका। क्वेश्चन नंबर 32 तक हमने डिस्कस कर रखा है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से। 33 में दिया गया है, फॉर द इक्विलिब्रियम सिचुएशन सोन द स्ट्रिंग आर स्ट्रॉन्ग इनफ to withstand a maximum tension of 100 Newton. What is the largest value of W that they can support as shown? देखिए, इसमें हमें दिया गया है एक स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे आ रही है, एक स्ट्रिंग ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, और ये जो है W वेट इसमें हैंग किया गया है। बोला है कोई भी स्ट्रिंग जो है वो 100 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स को होल्ड नहीं कर सकती है। तो हमें बताना है कि इसमें मैक्सिमम W की वैल्यू कितना होगा ताकि स्ट्रिंग कोई टूटे ना। देखिए करना क्या है कि हम यहाँ पे टेंशन ले लेते हैं। यहाँ पे टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन ले लेते हैं T2। ये एंगल है 53 डिग्री और ये एंगल भी है 53 डिग्री। एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो इसका डायग्राम जरा हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पे W हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल से फोर्स जो है यहाँ पे T2 नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक। और ये एंगल 53 डिग्री का है और ठीक वर्टिकल से ये 53 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा 37 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 37 डिग्री। अब यहाँ से अगर फोर्सेस को बैलेंस करें तो सबसे पहले x कंपोनेंट को बैलेंस करते हैं। तो T2 का कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव x के अलॉन्ग, वो होगा T2 साइन 53, T2 साइन 53 डिग्री मस्ट बी इक्वल्स टू, देखिए T1 जो है इसका कंपोनेंट इधर की तरफ आ रहा नेगेटिव x के अलॉन्ग और इसका जो है पॉजिटिव x के अलॉन्ग, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये आएगा T1 साइन 37, T1 साइन 37। देखिए साइन 53 की बात करते हैं तो साइन 53 जो होता है वो होता है 4/5। तो T2 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू T1 इंटू साइन 37 जो है वो 3/5 के बराबर होता है। 5 से 5 कैंसिल, T1 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 4/3 टाइम ऑफ T2। इसका मतलब T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा है। अब जरा वर्टिकल के अलाउंग फोर्सेस को हम लोग देखते हैं। नीचे की तरफ लगा हुआ W, T2 का कंपोनेंट नीचे की तरफ जो आएगा वो हो जाएगा T2 cos 53 और ऊपर की तरफ T1 का कंपोनेंट हमारे पास आएगा T1 cos 37। अच्छा, ऊपर की तरफ T1 cos 37 हो गया y के अलाउंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा हम लिख सकते हैं T1 cos 37 इज इक्वल्स टू W प्लस का T2 cos 53, T2 cos 53 में 53 डिग्री हो गया। तो T1 इंटू cos 37 होता है 4/5। तो T1 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू W प्लस का T2 cos 53, T2 cos 53 हो गया हमारे पास। तो T2 इंटू cos 53 की वैल्यू जो होता है वो तो 3/5। अच्छा देखिए, इसमें T1 की वैल्यू जो है वो T2 से ग्रेटर है। एक चीज़ हमें याद रखना है, और टेंशन T1 जो है वो 100 न्यूटन के करीब हो सकता है यहाँ पे। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। तो ऊपर से डायग्राम यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। और देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 का मल्टीप्लाई करने पे, और 4 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं हम लोग। तो T1 इज इक्वल्स टू 5/4 टाइम ऑफ W प्लस का 3/4 टाइम ऑफ T2। देखिए T1 की वैल्यू जो है T1 इज ग्रेटर देन W एंड T1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन T2।
तो T1 की वैल्यू किसके बराबर हो सकता है? 100 न्यूटन के बराबर यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया 100 न्यूटन यहाँ पे है। तो 100 इज इक्वल्स टू 5/4W प्लस का 3/4 इंटू, अच्छा देखिए यहाँ पे रिलेशन जो हमने निकाला हुआ है T1 इक्वल्स टू 4/3 T2, तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल्स टू 3/4 T1, 3/4 T1। तो यहाँ पे इंटू, यहाँ पे T2 की वैल्यू अब लिख सकते हैं 3/4 T1, इसका मतलब 100 हो गया T1 की वैल्यू। अब ये आ गया हमारे पास 100 इज इक्वल्स टू 5/4 W प्लस का 9/16 इंटू 100। अब इसमें हम हर तरफ से 4 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें W की वैल्यू बतानी है। 4 को हम लोग कॉमन लेते हैं 1/4 को, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 100 इंटू 4 400 इज इक्वल्स टू 5W प्लस का, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/4 होगा, तो 9 इंटू 25, 9 इंटू 25। सो 400 माइनस 9 इंटू 25/5 इक्वल्स टू W। सो 80 माइनस 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू W, क्योंकि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 400 को डिवाइड करेंगे तो ये 80 आएगा। तो 80 माइनस 45 इक्वल्स टू W, सो W इज इक्वल्स टू 35 न्यूटन। तो यहाँ पे 35 न्यूटन जो है ये W की वैल्यू आएगा, और T1 की वैल्यू इसमें मैक्सिमम होगा जो कि 100 न्यूटन के बराबर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर 35 न्यूटन आ चुका है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है अ बर्ड सिट्स ऑन स्ट्रेच्ड टेलीग्राफ वायर। ओके, टेलीग्राफ वायर, देखिए टेलीग्राफ वायर क्या होता था कि पहले ये जो है ना वायर इस तरीके से आता था हमारे पास, इस तरीके से जो पोल के बीच में फिक्स किए जाते थे, ठीक है ना, कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ का। कहा कि वो बीच में यहाँ पे बर्ड जो है कुछ उसका मास होगा और आकर के बीच में इस पे बैठ गई, ठीक, यहाँ पे आके बैठ गई। तो पूछा गया कि इसमें टेंशन कितना होगा। तो देखिए ये कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से कुछ बीच में से झुक जाएगा ये, और ये हो गया mg, ये क्या हो गया mg। अब यहाँ पे हो गया t, यहाँ पे हो गया t, और सपोज ये एंगल जो है ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल भी होगा थीटा। तो अगर वर्टिकल के कंपोनेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक तो हॉरिजॉन्टल में हो गया t साइन थीटा इधर की तरफ, एक इधर की तरफ हो गया t साइन थीटा, नीचे की तरफ हो गया mg, ऊपर की तरफ जो है ये हो जाएगा 2t cos थीटा। तो यहां से अगर वैल्यू निकाला जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2t cos थीटा जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू mg के बराबर होगा। तो यहाँ पे t की जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू mg बाई 2 टाइम ऑफ cos थीटा। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब जो mg बाई cos थीटा हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि एंगल हमारा यहाँ पे फॉर्म होना ही होना है। तो टेंशन जो है T, जो टेंशन T आएगा उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा जो बर्ड है उसके वेट से ज़्यादा होगा, ठीक है, mg से ग्रेटर आएगा, mg से ये वैल्यू ग्रेटर आएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन वेट ऑफ द बर्ड, ये हमारा आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए दिया गया हमको अ ब्लॉक ऑफ मास m, मतलब कोई एक ब्लॉक है जिसका मास जो है वो m के बराबर है। तो ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस जो स्मूथ है विद रोप ऑफ मास स्मॉल m बाय अप्लाइंग अ फोर्स कैपिटल F, द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। देखिए एक ब्लॉक ये है जिसका मास कैपिटल M है, इस पे हमने कोई स्ट्रिंग लगा दिया, इसका मास स्मॉल m है, ये फोर्स F लगाया आपने, ये स्मूथ सरफेस है। तो पूरा सिस्टम एक साथ हम मान लेते हैं ए एक्सीलरेशन से मूव करेगा क्योंकि रोप से अटैच किया गया है।
तो अब न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इन द मोशन m प्लस एम इंटू एक्सीलरेशन a। सो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, तुम्हारे पास आंसर है F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टेंशन T1, T2, T3 इन द एंड ऑफ द गिवन डायग्राम। अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो क्या क्या बनेगा यहाँ पे। ये तो हो गया T1 इधर की तरफ हमारे पास, दिस वन इज T1, दिस वन इज T2 और T2 यहां से 37 डिग्री पे है, 37 डिग्री पे, ओके। और ये नीचे की तरफ हमारे पास है 4 kg और यहां पे टेंशन हमारा जो डेवलप हो रहा है वो T3 के बराबर हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ब्लॉक से अटैच की गई स्ट्रिंग को देखते हैं। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 4 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये फोर्स इस पे नीचे लग रहा है और ऊपर की तरफ खींचने के लिए इस पे टेंशन लगा है T3। तो T3 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10 40 न्यूटन। मतलब ब्लॉक का जो वेट है वो T3 उसको बैलेंस करेगा, तो T3 की वैल्यू तो 40 न्यूटन फिक्स है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम अगर बनाते हैं तो यहाँ पे हो गया T1, कंपोनेंट के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर की तरफ कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा T2 cos 37, एक कंपोनेंट इधर आएगा T2 sin 37 और एक नीचे की तरफ हो गया ये आपका फोर्स T3। ये ज्वाइंट वाला पॉइंट जो है इसका हमने डायग्राम बना दिया है। तो देखिए T2 cos 37 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू T3 है और T3 की वैल्यू हमारे पास आ गया 40 न्यूटन। तो हम डायरेक्टली यहाँ 40 रख देते हैं। सो T2 इंटू cos 37 होता 4/5 इज इक्वल्स टू 40। तो हमारे पास T2 की वैल्यू यहाँ से आएगा 50 न्यूटन, ये आ जाएगा T2 की वैल्यू 50 न्यूटन। अब बात करते देखिए अब x के अलाउंग जो फोर्सेस हमारे हैं इसको हम बैलेंस करेंगे। तो T1 इज इक्वल्स टू T2 sin 37, सो दिस इज इक्वल्स टू T2 की वैल्यू हमारे पास हो गया 50 इंटू साइन 37 होता 3/5, यहां से आ गया हमारे पास 30 न्यूटन। इसका मतलब T1, T2, T3 की वैल्यू जो होगी वो 30 न्यूटन, T2 हो गया 50 न्यूटन एंड T3 जो है वो हमारे पास है 40 न्यूटन। तो ये सीक्वेंस फॉलो करने वाला ऑप्शन 4 है हमारे पास। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे मूव करते हैं। इसमें दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 37 में अ हैवी ब्लॉक ऑफ मास m, कैपिटल M है मास यहाँ पे दिया गया ब्लॉक का, hangs in equilibrium at an end of a rope of mass capital small m and the length L connected to the ceiling. Determine the tension in the rope at distance x from the ceiling. अब देखिए इसमें क्या करना हमको, ये सीलिंग हो गया हमारे पास। यहाँ पे ऐसे अगर हम बात करें कि इसका मास जो है स्मॉल m है, टोटल लेंथ इसका L है, ओके। इसके नीचे एक मास अटैच किया गया कैपिटल M का। पूछा गया x डिस्टेंस नीचे आने पे टेंशन कितना होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन ऊपर जो खींच रहा होगा इसको वो T के बराबर है। किसके बराबर है? T के। तो बात करते रोप की। लेट मास ऑफ रोप पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या कहते हैं? टोटल मास स्मॉल m है L लेंथ का, तो 1 मीटर में कितना होगा? m/L, ये हो जाएगा। तो देखिए जो टेंशन होगा वो किसको किसको बैलेंस करेगा? ये रोप जो है यहाँ पे इसकी लेंथ अब हो जाएगी L माइनस एक्स लेंथ को बैलेंस करेगा, इसी के साथ साथ किसको करेगा? कैपिटल M को करेगा। और यहाँ T ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ये मास होगा m प्राइम। तो मास ऑफ लेंथ L माइनस एक्स जो होगा दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L माइनस एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा m अपॉन L, स्मॉल m अपॉन L इंटू L माइनस एक्स। ये तो उसका मास हो गया। अब देखिए टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल मास जो है सिस्टम का, इसके नीचे टोटल मास क्या है हमारे पास, ये हम देखते हैं। तो ये मास हो जाएगा
इस पे नीचे की तरफ फोर्स, टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन L इंटू L माइनस एक्स, और ऊपर की तरफ ये टेंशन हो गया T। तो जो T की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो T जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू जी, यहाँ पे इंटू जी भी करना पड़ेगा हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, प्लस का L माइनस एक्स लेंथ इतना जो है, इसका मास हमारे पास कितना होगा, M टाइम ऑफ L माइनस एक्स अपॉन L इंटू जी। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस कैलकुलेशन को मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है ना। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए हम लोग। जब नेक्स्ट कैलकुलेशन पे हम लोग जा रहे हैं तो उसमें दिया गया हमें in decoration of mass M, it's suspended by string from the ceiling inside an elevator। किसी लिफ्ट के अंदर कोई डेकोरेशन किया गया है जिसका मास है स्मॉल m। द एलिवेटर इज ट्रेवलिंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट स्पीड। देखिए एलिवेटर की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने के, और स्पीड उसका जो है वो कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट होने पे हमको पता है कि स्पीड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और v स्पीड से जा रहा है तो इसका हम ले सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। द एलिवेटर इज ट्रेवलिंग अपवर्ड विद द कांस्टेंट स्पीड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। अब देखिए मान लेते एलिवेटर ऐसे है, ठीक, यहाँ पे कोई डेकोरेटिव पार्ट यहाँ पे m मास का है। अब ये स्ट्रिंग हो गई जो एलिवेटर की है, यहाँ पे टेंशन लग गया T। तो जरा यहाँ पे देखते हैं ब्लॉक का क्या होगा। तो नीचे की तरफ इस पे लगेगा फोर्स mg, ऊपर की तरफ लग गया टेंशन T, और इसका मोशन ऊपर की तरफ है विद एक्सीलरेशन जीरो, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब कांस्टेंट स्पीड में एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको डायरेक्शन पहले ही बोल रहा है कि ऊपर ही जा रहा है, तो उसमें परिवर्तन नहीं, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया यहाँ पे। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं T माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सीलरेशन जीरो। तो T की वैल्यू यहाँ पे जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो mg के बराबर है, तो mg के बराबर है, तो ऑप्शन 1 जो है दैट इज गिवन एज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नाउ अब आगे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 ब्लॉक दिया गया है, 2 kg, 3 kg, 5 kg के, जो अटैच किए गए हैं, ठीक है। बोला गया है कि इसमें T1 एंड T2 मतलब 2 और 3 kg के बीच का टेंशन T1 है, 3 एंड 5 kg के बीच का टेंशन जो है वो T2 के बराबर है। और कहा गया है कि ये ब्लॉक जो है 3 blocks of mass 2, 3 and 5 kg are connected to each other with the light string and then placed on a smooth frictionless surface as shown in the figure। और फोर्स F इस पे लगाया गया है और ये 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो पहले तो फोर्स की वैल्यू बताइए। तो फोर्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पहले टोटल मास कितना हो गया हमारे पास जो मूव कर रहा है वो देख लीजिए, 2 + 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 10 kg टोटल मास है। इस पे फोर्स लगाया गया F और सब एक साथ इकट्ठा मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन। तो 10 × 1, 10 kg मास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है SI यूनिट में। तो ये हमारे पास डायरेक्टली आंसर आएगा 10 न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास आ गया 10 न्यूटन, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ T1 इज, T1 की बात हो रही है। अब देखिए T1 जो है 2 और 3 kg के बीच में है। ये 3 kg का जो ब्लॉक है इस पे लगा हुआ T1। अब इसके पीछे टोटल मास कितना है पहले ये देख लेते हैं। तो 3 kg ये हो गया और 5 kg ये है, ठीक। और T1 जो है 3 और 5 दोनों को खींच रहा होगा। तो T1 की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू, इसके पीछे मास जो है 3 kg + 5 kg मल्टीप्लाइड विद कितना एक्सीलरेशन इसका, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 5 8 × 1 तो 8 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू आ गया 8 न्यूटन। अब पूछा 3 और 5 के बीच जो टेंशन T2 है वो कितना होगा। तो देखिए T2 कितने ब्लॉक को मूव कर रहा है,
ये T2 इधर लगा हुआ, तो यहाँ पीछे मास कितना है 5 kg केवल, जो इसके पीछे पीछे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना हमारे पास 5 kg मल्टीप्लाइड विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 न्यूटन। तो अगर हम बात करते हैं आंसर के सीक्वेंस की, तो यहाँ पे सीक्वेंस हमारा जो बनेगा वो आएगा T1 की वैल्यू 8 न्यूटन हो गया, यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। T2 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नाउ अब आगे प्रोसीड करते हैं हम। दिया गया कंसीडर द ब्लॉक स्लाइडिंग ओवर ए स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा। मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक है वो स्मूथ सरफेस पे रखा गया और उसका इंक्लाइनेशन है थीटा। रिलेटिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, सेलेक्ट द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव्स। अब देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मैं एक सरफेस को ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे ब्लॉक को मैंने रख दिया। अब देखिए इसके अलॉन्ग लगेगा हमें नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे जो सरफेस लगा रहा होगा इस ब्लॉक पे। अब वेट का कंपोनेंट सरफेस से परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा। अब नीचे की तरफ इसके अलॉन्ग जो आएगा कंपोनेंट वो हो जाएगा mg sin थीटा, क्योंकि ये एंगल जो बना रहा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है। अच्छा सरफेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए दिया गया y एक्सिस जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस y एक्सिस एंड x इज डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन। तो कहा गया समेशन ऑफ fy इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब सेलेक्ट द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव। इनकरेक्ट अल्टरनेटिव हमें बताना है। देखिए इस सिस्टम में ये ब्लॉक जो है ये y के अलॉन्ग मूव नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg cos थीटा जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। इसका मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग y एक्सिस क्या है 0 है, क्योंकि ब्लॉक कहीं मूव कर ही नहीं रहा। अब आते हैं नेक्स्ट, समेशन ऑफ फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस इक्वल्स टू 0। ये सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं समेशन ऑफ फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस। अच्छा x एक्सिस के अलॉन्ग जरा फोर्स देखिए कौन सा mg sin थीटा, कहाँ लगा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे नीचे x दिया गया है तो नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग x एक्सिस इज इक्वल टू mg sin थीटा, ये होगा। ये हमारा स्टेटमेंट जो है देखिए माइनस लगाया गया तो ये गलत हो गया। अच्छा इसमें एक y प्राइम दिया गया सबसे पहले वाले में, तो सबसे पहले वाले में y प्राइम जो है वो नॉर्मल y प्राइम है, ऐसे करके देखिए ब्लॉक जब नीचे आएगा ना, तो ब्लॉक नीचे आएगा तो ये y के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो यहाँ समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग y प्राइम इज इक्वल्स टू 0 जो है ये नहीं है। तो ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा वाले स्टेटमेंट में जो है वो mg sin थीटा के बराबर होगा, क्योंकि x एक्सिस नीचे है तो mg sin थीटा फोर्स नीचे, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा दिया, तो ये गलत दिया गया। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव, तो इसमें आंसर जो हमारा आएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन आएगा। इसका आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन आएगा। और ऐसे समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग x प्राइम एक्सिस इज लेस देन 0, बात सही है, क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा x एक्सिस के अलॉन्ग राइटवर्ड जा रहा है और एक्सीलरेशन से नीचे गिर रहा है, तो ये हमारा माइनस का आएगा ही आएगा। तो इसमें केवल थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है और यही हमको बताना था। नाउ आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर टू बी इन इक्विलिब्रियम डिटरमाइन द मास m। मास m की वैल्यू हमको बताना है। अब देखिए मास m की वैल्यू अगर हमको बताना है तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये स्ट्रिंग यहाँ से 60 डिग्री पे आ रहा है, तो ठीक यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अच्छा दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पे जो जा रही है ये हो गया T2। अच्छा दूसरी स्ट्रिंग जो जा रही है वो भी यहाँ से कितने डिग्री पे जा रही है 30 डिग्री पे, तो इसमें भी टेंशन क्या होगा T2 के बराबर ही होगा, और नीचे फोर्स हो जाएगा 6 × 10 न्यूटन, 60 न्यूटन, क्योंकि 6 kg का ब्लॉक है, g की वैल्यू 10 रख देते हैं। तो देखिए इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए इसके दोनों कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ आएंगे, T2 का एक तो कंपोनेंट ये आ गया T2 cos 30 ऊपर की तरफ और दूसरे का भी आ गया, तो 2T2 cos 30 हमारा ऊपर लग गया। तो 2T2 cos 30 जो है
दैट इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन। अब cos 30 की वैल्यू हमारे पास होता है, cos 30 जो है √3/2 के बराबर होता है, √3/2। तो ये हो गया T2 इंटू 2 इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो T2 की वैल्यू जो है वो हो गया 60/√3, 60/√3 न्यूटन। अच्छा, ये अब आते हैं दूसरे वाले ब्लॉक पे। ये रस्सी सेम है तो यहाँ पे होगा T2। अब इससे ब्लॉक M को हमने हैंग कर रखा तो यहाँ पे भी होगा टेंशन T2। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो T2 ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है यहाँ पे mg। तो हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल्स टू mg। तो T2 की वैल्यू अगर mg के बराबर हो गया तो T2 इज इक्वल्स टू mg, और इसकी वैल्यू जो आई है T2 की, वो वैल्यू हमारे पास आ रही है, देखिए T2 की वो 60/√3 न्यूटन। तो 60/√3 न्यूटन के बराबर है। तो ये यहाँ पे हमें m की वैल्यू बताना, तो m इज इक्वल्स टू 60/√3 इंटू जी की वैल्यू 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 6/√3। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2/√3। इसका मतलब 2 इंटू √3 kg। अब √3 की वैल्यू होता है 1.732, तो 2 इंटू 1.732, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 2 जा 6, और इसमें करेंगे 3.4। तो हमारे पास आंसर जो है 3.5 kg के अप्रॉक्सीमेटली ब्लॉक का मास होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर 3.46 है, ऐसे ही दिया हुआ, और 3.464 आ रहा हमारे पास, तो 3.46 हमारे पास आंसर आ गया जो करेक्ट है। नाउ ये ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे दिया गया कि पुली जो है 45th क्वेश्चन में, द पुली एंड द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ निग्लेजिबल मास फॉर द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, एंगल थीटा शुड बी, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमको बतानी है। ध्यान देने की बात यह है कि दोनों तरफ मासेस जो है वो इक्वल हैं m मास के, और बीच वाला मास जो है √2 टाइम है। ठीक, बीच का मास जो है वो √2 टाइम है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट अगर करते हैं तो देखिए क्या आएगा, एंगल ये लग गया टेंशन T, यहां पे लग गया टेंशन T। अच्छा, इस पे अब आके देखते हैं, नीचे की तरफ हो जाएगा mg, ऊपर की तरफ टेंशन T। यहां पे भी जो दूसरा वाला पुली है यहाँ पे राइट साइड में, इसका भी नीचे की तरफ mg हो गया ब्लॉक का मास, और ऊपर की तरफ हो गया T। और यहाँ पे ये जो है √2 टाइम ऑफ mg हो जाएगा नीचे। अच्छा, यहाँ पे एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो। अब टोटली हम देखें तो T की वैल्यू यहाँ से क्या है हमारे पास mg, यहाँ भी टेंशन हमारे पास है mg। टेंशन मैंने बराबर ले लिया क्योंकि थीटा और m बराबर थे, नहीं तो T1 T2 हम ले सकते थे। T1 ये T1 हो जाता है, ये T2, और ये यहाँ पे T2 और ये T2 हो जाता है, ये T1। तो T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू mg हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा T2 cos थीटा, ऐसे ही ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा T1 cos थीटा, और नीचे की तरफ आएगा √2 mg। तो T1 T2 हमारे पास mg के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 mg। तो 2 टाइम ऑफ mg, देखिए T1 T2 की वैल्यू mg हम रखते हैं यहाँ से, तो 2 mg इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 mg। mg से mg कैंसिल, 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू √2, यहाँ पे cos थीटा की जो वैल्यू आएगा √2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/√2। तो cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गया। इसका मतलब क्या है, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 45 डिग्री। तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो थर्ड ऑप्शन आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे। इफ टू आइडेंटिकल masses attached by a light string passing over a pulley, frictionless pulley of an Atwood machine are released from the rest। देखिए ये masses जो है आइडेंटिकल masses हमें बोला गया, सबसे बड़ी बात ये है। तो आइडेंटिकल masses इन द सेंस masses इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन ऑप्शन को देखें यहाँ पे लोअर मास, हाइयर मास, ये सब चीज़ें हमको दिया हुआ है। तो इस केस में हम ले लेते हैं, 2 ब्लॉक ले लेते हैं, एक का मास हो गया m1, एक का मास हो गया m2।
एटवुड मशीन पे से एक स्ट्रिंग इधर आ रही है, एक स्ट्रिंग इधर जा रही है। हम मान लेते हैं कि M2 जो है वो ग्रेटर है M1 से, और ये नीचे जा रहा A से, तो ये ऊपर जाएगा किससे, A से। क्लासरूम में भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है पहले भी। अब देखिए M2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नीचे ऊपर की तरफ हो जाएगा टेंशन T, नीचे की तरफ हो जाएगा M2G, और जा कहाँ रहा, नीचे A से। और यहाँ पे M1 का बनाया डायग्राम तो M1G नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल, ऊपर की तरफ टेंशन T, और एक्सीलरेशन यहाँ ऊपर की तरफ हो गया। देखिए स्ट्रिंग जब तक सेम रहेगा, मासलेस रहेगा, तो टेंशन हर जगह पे इक्वल रहेगा। तो इसका इक्वेशन बनेगा T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, और इसका इक्वेशन देखिए नीचे की तरफ जा रहा तो ये हो जाएगा M2G माइनस का T इज इक्वल टू M2A। अब दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा M2G माइनस M1G इक्वल्स टू M1 प्लस M2 टाइम ऑफ A आएगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ने पे तो यहाँ पे हमारे पास A की जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। देखिए यहाँ पे M2 हमने M1 से ज़्यादा माना हुआ तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और इसका मतलब पॉजिटिव आने का मतलब जो है M2 नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमारा आंसर इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, हायर मास विल गो डाउन एंड लोअर मास विल गो अप। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या हमारे पास डायरेक्टली हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दें, क्योंकि अभी एक्सीलरेशन हम लोगों ने जस्ट निकाला है, और एक्सीलरेशन जो होगा वो हाईवियर मास का नीचे की तरफ होगा, और जो लाइटर मास है उसका कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, और उसका वैल्यू क्या है, M2 माइनस M1 अपन M1 प्लस M2 इंटू G। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका। इस पे देखिए पुली पे फोर्स लगाया गया, फर्स्ट वाले में 2 mg है, कितना है 2 mg, और ये मास है हमारे पास m के बराबर। तो यहाँ पे टेंशन T होगा, वो किसके बराबर होगा, 2 mg के बराबर। तो देखिए यहाँ पे हो गया ऊपर की तरफ 2 mg के बराबर फोर्स, नीचे की तरफ mg। मान लेते हैं ये ऊपर गया एक्सीलरेशन A से, तो इक्वेशन आएगा हमारे पास क्या चीज़, 2 mg माइनस का mg इज इक्वल्स टू ma। तो mg इक्वल्स टू ma, इसका मतलब a की वैल्यू हो गया g। तो यहाँ पे मास जो है वो g से ऊपर जा रहा है। दूसरे वाले में मास जो है हैवियर वाला वो 2m है, तो m की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो दूसरे वाले में आएगा, इस केस में ये मास हमारे पास m है, ये मास हमारे पास 2m है। तो डायरेक्टली इसका एक्सीलरेशन नीचे, इसका एक्सीलरेशन ऊपर, a प्राइम ले लेते हैं इसको। तो a प्राइम की वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2m माइनस m इंटू जी अपॉन 2m प्लस का m, तो ये आ जाएगा g/3। ऊपर आएगा mg अपॉन 3m, तो m से m कैंसिल, g/3। अब पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस कितना है, तो डेल्टा a इज इक्वल टू a माइनस a प्राइम कर दीजिए, a माइनस a प्राइम। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितना है, g आया था पहले वाले के लिए, माइनस दूसरे का एक्सीलरेशन जो है g/3 का। तो g माइनस g/3 करेंगे तो 2g/3 हमारे पास आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारे जो है एटवुड मशीन वगैरह पुली का कनेक्टेड मोशन हमने किया, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करिए। आगे और भी हम लोग क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे कवर करेंगे। थैंक यू।